हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के पेपर न्यू क्लासिकल थ्योरीज की फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का रेफरेंस ग्रुप। इससे पहले हम कर चुके हैं मिडिल रेंज थ्योरी, दूसरा पैराडाइम, तीसरा टॉपिक एनोमी, फोर टॉपिक जो हमने कल किया था कोडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, और आज हम चर्चा करेंगे रेफरेंस ग्रुप की। ये सभी टॉपिक्स मर्टन के दिए हुए हैं सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक में। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक मर्टन की है। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1949 में। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुआ और ये दोबारा से पब्लिश हुई 1957 में। उसके बाद एक बार और इसमें संशोधन किया गया और रीपब्लिश हुई 1968 में। तो कोई भी अगर सन आपके सामने आता है तो कोई भी गलत नहीं होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ होगा कि कब कब इसका सन आया है। क्योंकि कई बार अभी जो जिनसे बच्चे छोटे छोटे उनसे पढ़ते हैं ना मॉडल पेपर से, उनमें भी कुछ चीज़ें गलत दी हुई थी। यहाँ तक कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक को पार्सन्स की बता दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक मर्टन की है। ओके, और मर्टन का ये फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जैसे हम कोई भी सिद्धांत की चर्चा करते हैं, पहले भी हमने चर्चा की कि बहुत सारी चीज़ें मर्टन ने और सारे राइटर से उधार लेकर तब की हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पहली बात करनी होती है, बाद की बात करनी होती है, तब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि चर्चाएं अनेक होती हैं। अनेक चर्चाएं होने के बाद एक पॉइंट पर पहुंचा जाता है। ऐसा तो नहीं हम कि सीधे सीधे पॉइंट की बात करें और बात ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर कोई इंसान है तो उसके हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना पड़ेगा और आगे क्या उसके भविष्य में होने वाला है, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। अब हम हैं, हमारे नाम के पीछे हमेशा हमारे फादर का नाम लगता है कि हमारा एडमिशन होगा, तो फिर उससे पहले उसके बाद में तुरंत से हमारे फादर का नाम पूछा जाएगा, मदर का नाम पूछा जाएगा, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं ये चीज़ पूछी जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे टॉपिक्स होते हैं, उनसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक से कोरिलेट करते हैं, या फिर कौन कौन से राइटर्स उनसे बिलोंग करते हैं, या फिर कौन कौन से राइटर्स ने उन बातों के बारे में कहा है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं स्टाउफर और सुचमैन तथा अन्य समाजशास्त्रियों ने द अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में पर्याप्त अनुभाविक सामग्री को रखा। यह पुस्तक अनुभाविक सामग्री का बेजोड़ भंडार है। इसी पुस्तक में उपलब्ध सामग्री के आधार पर मर्टन ने सापेक्षित वंचिता की अवधारणा को भी रखा। द अमेरिकन सोल्जर में उपलब्ध सामग्री पर ही उन्होंने संदर्भ समूह सिद्धांत का निर्माण किया, और इस प्रकार से इस सिद्धांत का आधार अनुभाविकता की ओर से सिद्धांतीकरण की ओर मुड़ता है या चलता है। वैसे द अमेरिकन सोल्जर और मर्टन की पुस्तक सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के प्रकाशित होने से पहले संदर्भ समूह की अवधारणा सामाजिक मनोविज्ञान में प्रचलित थी। तो समाजशास्त्र में संदर्भ समूह को सामाजिक संरचना और प्रकारों के परिवेश में व्यक्ति को देखने का एक अवसर है। संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का वृद्ध सामाजिक संरचना और सामाजिक पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन का एक उपागम है, अध्ययन का एक पॉइंट है, अध्ययन का एक व्यू है
जिसके आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे। व्यक्ति का व्यवहार किसी न किसी तरह से अन्य समूहों के साथ होता है। ठीक है, हम अकेले तो नहीं है, हमारा जुड़ाव किसी न किसी से होता ही है, जिसका वह सदस्य है या उन समूहों के साथ जिनका वह सदस्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार जिन समूहों का वह सदस्य है उनके प्रति अनुकरण करने या आलोचना करने का हो सकता है। जिन समूहों का वह सदस्य नहीं है उनकी भी वह प्रशंसा व आलोचना दोनों ही कर सकता है। सामाजिक मनोविज्ञान में जो संदर्भ समूह का अर्थ है वह अलग है, लेकिन वास्तव में इस अवधारणात्मक अंतर को अलग करना बहुत कठिन है। दोनों एक दूसरे से अवधारणात्मक स्तर पर पृथक होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बढ़ाई मैंने दिया ना इसको, संदर्भ समूह को। PDF खोली थी। बात कि संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो सबसे पहले मर्टन ने यूज़ नहीं की थी, बल्कि मर्टन से पहले हर्बर्ट हाइमैन ने इसको 1942 में एज अ समूह यूज़ किया था। में नहीं होती। क्रियाओं को घेरे हुए एक प्रकार से संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण होता है। बिना किसी संदर्भ के न तो क्रियाएं हो सकती हैं और न ही उन्हें समझा जा सकता है। व्यक्तियों के इर्द गिर्द जो सामाजिक पर्यावरण होता है, समूह होते हैं, उनमें वह कुछ का सदस्य होता है और कुछ का सदस्य वह नहीं होता है। मर्टन ने संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या की और उनका कहना है कि किसी समूह में रहकर व्यक्ति दूसरे समूह में रहने की अभिलाषा करता है। उस समूह का या उसके सदस्यों के व्यवहारों का अनुकरण करता है, तो यह उसका संदर्भ समूह व्यवहार है। सबसे पहले बात आ जाती है कि संदर्भ क्या होता है। संदर्भ जिस व्यक्ति को देखकर हम प्रभावित होते हैं या फिर जिस किसी व्यक्ति के कार्यों को देखकर हम प्रभावित होते हैं वो हमारे संदर्भ कहलाते हैं। और समूह एक ग्रुप हुआ कि उन व्यक्तियों का ग्रुप या फिर कोई भी कंपनी हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर डॉक्टर्स का ग्रुप हो, तो इस तरह से कोई एक ग्रुप या कोई कम्युनिटी हो तो कि उस कम्युनिटी की तरह हम बनना चाहते हैं या उस कम्युनिटी की हम सदस्यता पाना चाहते हैं, तो उस तरह की सोसाइटी को हम अपना रेफरेंस मान लेते हैं कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। मान लो अगर कोई अमिताभ बच्चन को देखता है तो अमिताभ बच्चन को अपना संदर्भ मान लेता है। कोई सचिन तेंदुलकर से प्रभावित होता है तो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मान लेता है और उसको अपना संदर्भ मान लेता है। उसके अकॉर्डिंग कोई IAS को मानता है, कोई PCS को मानता है, कोई किसी टीचर को मानता है, कोई किसी अधिकारी को मानता है, कोई अपने पेरेंट्स को मानता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता है और उनको अपने संदर्भ के रूप में, अपने रेफरेंस के रूप में वो देखना पसंद करते हैं, अपना आइडल मानते हैं कि हम उनके जैसा होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है संदर्भ समूह की, ठीक है, कि वो किसी कम्युनिटी से प्रभावित है और उसकी उस कम्युनिटी के जैसा होना चाहते हैं। अभी मर्टन ने जो बात कही कि किसी समूह में रहकर व्यक्ति दूसरे समूह में रहने की अभिलाषा करता है कि एक हम अपने गांव वाली कम्युनिटी में रहना चाहते हैं लेकिन हम जॉब करने बाहर जाते हैं और वहाँ की कम्युनिटी हमें अच्छी लगती है तो हम उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस कम्युनिटी वो जो कम्युनिटी वो कहाँ से आती है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो वहाँ की जैसा हम रहने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे व्यवहारों को करने का अनुसरण करते हैं। तो यह हमारा संदर्भ समूह व्यवहार कहलाएगा। अब आता है संदर्भ समूह सिद्धांत के तत्व क्या हैं। अकॉर्डिंग टू टर्नर कहते हैं यद्यपि आज समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विथिका में संदर्भ समूह का एक ऐसा निश्चित नाम हो गया है, फिर भी यह नाम मिथ्या है। इसका कारण यह है कि यह अवधारणा केवल समूहों पर ही लागू नहीं होती बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है। अभी मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया, जैसे अमिताभ बच्चन का, जैसे
तेंदुलकर का, जैसे कपिल देव का, जैसे कोई भी एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अपने टीचर्स भी हो सकते हैं, व्यक्तियों पर भी लागू होती है। जिस तरह संदर्भ समूह होते हैं, ठीक उसी तरह से संदर्भ व्यक्ति, रेफरेंस इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। जैसे देश में गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद संदर्भ व्यक्ति हो सकते हैं कि हम उनके जैसा बनने का अनुसरण कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे नाम जुड़ सकते हैं लाइन से, तो वो सब संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति इंडिविजुअल के रूप में हो सकते हैं। हम किसी को भी अपना आइडल मान सकते हैं, हम किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को दो केंद्रीय लक्षण बताए। कौन कौन से? व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों या समूहों के मूल्य ग्रहण करना। दूसरा, संदर्भ समूह का महत्व इसी में है कि यह तुलनात्मक अध्ययन को महत्व देता है। भाई हम कैसे और सामने वाला कैसा है, हमारा समूह कैसा है और सामने वाले का समूह कैसा है, जिससे कि हम प्रभावित हैं। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में बात होती है। जब व्यक्ति किसी संदर्भ का समूह जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य होता है, तो वह अव्यक्त रूप से यह जानता है कि वह इस समूह का सदस्य है और अपने समूह के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे रोटरी क्लब का सदस्य भली प्रकार जानता है कि वह रोटरी क्लब का सदस्य है और क्लब के सदस्यों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना है। गैर सदस्यता की अवधारणा। गैर सदस्यता की अवधारणा क्या है? गैर सदस्य अपने व्यवहार व अंतःक्रिया में समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं। गैर सदस्यों की परिभाषा यही हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति समूह की गैर सदस्यता के जो नियम उपनियम होते हैं उनसे मुक्त होते हैं, कि जो सदस्य हमारे ग्रुप का होगा उस पर हमारे ग्रुप के जो नियम कायदे कानून हैं वो लागू होंगे, और जो हमारे ग्रुप का सदस्य नहीं होगा उस पर हमारे ग्रुप के नियम कायदे कानून लागू नहीं होंगे। अब इसका उदाहरण है कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य गैर राजनीतिक दल के सदस्यों से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि उन पर दूसरे समूहों के नियम लागू नहीं होते। लेकिन संदर्भ समूह में मर्टन का कहना है कि गैर सदस्य समूह के मूल्य, मानकों तथा उद्देश्यों को व्यक्ति अपने अनुकरण व अंतःक्रियाओं के लिए अपनाता है, उन्हें व्यवहार के लिए अपने संदर्भ बनाता है, कि अपने व्यवहार को सुधारने के लिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक प्रकार। तो संदर्भ समूह के प्रकार दो हैं, एक आदर्शक संदर्भ समूह, दूसरा तुलनात्मक संदर्भ समूह। पहले हम किसी समूह को आदर्श मानेंगे। जो समूह अपने सदस्यों के लिए मानक, मूल्य और व्यवहार के प्रतिमान निश्चित करते हैं और मद निषेध, मांसाहारी भोजन आदि के प्रतिबंध पर जोर देते हैं। इन समूहों के व्यवहार के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। यदि समूह द्वारा निर्धारित आदर्शों का परिपालन सदस्य नहीं करते तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरा है तुलनात्मक समूह, जिनको व्यक्ति अपने या दूसरों के व्यवहार का तुलनात्मक आधार मानता है। ग्रामीण समूह जब शहरी समूह द्वारा निर्धारित व्यवहारों के प्रतिमानों से अपने समूह की तुलना करते हैं तो वस्तुतः तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। मर्टन को ध्यान में रखते हुए टर्नर ने एक तीसरे प्रकार के संदर्भ की चर्चा भी की। इस प्रकार के समूहों को टर्नर ने अंतःक्रिया समूह कहा। ये व्यक्तियों के वे समूह हैं जिनके वह सदस्य होते हैं। दूसरे शब्दों में समूह वह आदर्शक समूह है जो अपने ही सदस्यों की अंतःक्रियाओं के लिए व्यवहार स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं। कि टर्नर कहता है कि जो अंतःक्रिया समूह है वो व्यक्ति के वही समूह है जिनके कि हम सदस्य होते हैं, और हमारे लिए कौन कौन से नियम होंगे, कायदे होंगे, मूल्य होंगे या मानक होंगे, वो हमारा समूह ही तैयार करेगा। नेक्स्ट आता है
इसी के अंतर्गत एक ऑन लिंच की बुक दी है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 7 है ये उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत पुस्तक में। सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह, ये दो प्रकार बताए हैं संदर्भ समूह के, सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह। मर्टन ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा कि समूह सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। इसका उदाहरण दिया कि हमारी राजनीतिक पार्टी एकदम वाहियात है, इसमें सदस्यों का चरित्र नहीं है। यही हम अमुक पार्टी की तरह स्वयं को संगठित कर लें तो हमारे लिए चुनाव जीतना आसान होगा। यह सदस्य समूह की नकारात्मक आलोचना है। इसके विपरीत सकारात्मक आलोचना प्लस अमुक विश्वविद्यालय का स्तर बहुत खराब है, वहाँ तो परीक्षाओं में धांधली होती है, यह एक नकारात्मक आलोचना है। ठीक है, अभी हमने सकारात्मक आलोचना देखी जब चुनाव की पार्टी की आलोचना हुई, और अभी हमने एक नकारात्मक आलोचना देखी जो एक विश्वविद्यालय के विषय में थी, उदाहरण दिया गया। अब एक पुस्तक है अमेरिकन सोल्जर, जिसमें सापेक्षित वांछिता तथा संदर्भ समूह के बारे में बताया 1957 में। इस सामग्री का प्रयोग संदर्भ समूह से जुड़े व्यवहार के लिए किया गया। स्टाउफर ने अमेरिकन सोल्जर की तथ्य सामग्री के आधार पर एक विश्लेषण अवधारणा रखी। इसे वे सापेक्षित वंचितता का नाम देते हैं। मर्टन और किट ने 1950 में कम्युनिटीज़ इन सोशल रिसर्च बुक लिखी। उसमें अमेरिकन सोल्जर की तथ्य सामग्री को भी रखा और समझाया कि फौज में पढ़े लिखे, मतलब जो अधिक पढ़े लिखे भी जवान होते हैं, जवानों की पदोन्नति के अवसर कम होते हैं। जिन लोगों के बारे में प्रतिकूल राय होती है उनकी पदोन्नति के अवसर अधिक होते हैं। विवाहित जवान और अविवाहित जवान, सैनिक और असैनिक की भी बात इसी पुस्तक में की गई। फिर बताया गया सापेक्षित वंचिता के बारे में। सापेक्षिक वंचिता के सिद्धांत का मूल स्रोत मर्टन व किट के लिए अमेरिकन सोल्जर ही है। अमेरिकन सोल्जर के बारे में बहुत बात हुई। एक और निष्कर्ष में मर्टन व किट बताते हैं कि फौज का एक जवान जब अपनी तुलना फौज के अफसरों से करता है तो वह पाता है कि जहां अफसर का जीवन सुख व सुविधा का जीवन है, वहीं देखो ये रेफरेंस की बात हो रही है, वहीं वह खतरों से भी दूर रहता है। अफसर की तुलना में जवान को सुख सुविधाएं कम होती हैं और सिर पर मौत की तलवार बराबर लटकती रहती है। इस तरह के दृष्टांत में मर्टन और किट को अमेरिकन सोल्जर में मिलते हैं। अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनकी इन्होंने स्टडी की थी। आगे चलकर ये दोनों लेखक सापेक्षित वंचिता के निष्कर्षों को व्यापक रूप से संदर्भ समूह के सिद्धांत में प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, संदर्भ समूह की अवधारणा हर तरह से सापेक्षित वंचिता की तुलना में अधिक व्यापक है। इसकी पहली व्यापकता यह है कि इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की प्राप्तियों या अपना स्वयं का मूल्यांकन केवल अपने समूह से ही नहीं करता, बल्कि अपने उन दूसरे समूह के सदस्यों के साथ भी देखता है जिनसे उसके प्रत्यक्ष संबंध हैं। दूसरी व्यापकता यह है कि सामाजिक सापेक्षित वंचिता में व्यक्ति अपने ही समूह द्वारा ठगा हुआ मानता है। उसकी मन स्थिति बिगड़ जाती है, उसे लगता है कि जैसे उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन संदर्भ समूह में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जब वह अपनी तुलना अन्य संदर्भ समूहों से करता है तो उसे लगता है कि क्यों न वह अपने समूह की सदस्यता को छोड़कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण कर ले। सबसे बड़ा महत्व संदर्भ समूह का क्या है कि वह व्यक्ति को अपने समूह से बाहर अन्य समूहों में देखने का अवसर देता है। यही संदर्भ समूह सिद्धांत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं लास्ट में। मर्टन लास्ट करते करते कहते हैं कि
संदर्भ समूह की चर्चा विस्तार के साथ इस शब्दावली के 5वें दशक के अन्य अंत में की गई थी। 5वें दशक के अंत में की गई थी। उन्होंने इस सिद्धांत, यहाँ पर अन्य लिखा हुआ है, ये अंत है। उन्होंने इस सिद्धांत में जो कुछ रखा उसका सार यह है कि मनुष्य जब कभी किसी क्रिया को करता है, मतलब जो टोटल अब तक रेफरेंस ग्रुप बताया गया उसका ये सार निकलता है कि जब कभी किसी क्रिया को करता है, मनुष्य जब किसी क्रिया को करता है तो उसकी यह क्रिया किसी समूह में होती है। ठीक है। क्रिया करते समय मनुष्य का संदर्भ या तो अपने स्वयं के समूह से होता है या तो उन दूसरे समूहों से जिसका कि वह सदस्य तो नहीं है, अपने व दूसरे समूहों के संदर्भ में वह स्वयं का मूल्यांकन करता है। संदर्भ समूह की इस अवधारणा को भारत में भी कुछ समाजशास्त्रियों ने लागू किया, जैसे वाई.बी. दामले ने भारत में होने वाले जाति व्यवस्था में परिवर्तन को संदर्भ समूह के रूप में देखा। इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसको जांचा, लेकिन शायद ओवन लिंच क्या कहता है कि ऐसे अमेरिकन मानवशास्त्री रहे ओवन लिंच, जिन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता की राजनीति के विश्लेषण में संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया। लिंच ने अपने इस अनुसंधान में आगरा के जाटवों चमार की अस्पृश्यता का उल्लेख किया, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में इसको दर्शाया। वे संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण की अवधारणाओं को जाटवों में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण के में अपर्याप्त मानते हैं, पूरी तरह से उसको पर्याप्त नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब मर्टन ने संदर्भ समूह को आगरा के जाटवों पर लगाते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें जाटवों के लिए 3 संदर्भ समूह दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ऐसे संदर्भ समूह जिनका अनुकरण किया जा सके, कि ऐसे संदर्भ समूह जिनको कि हम अपना सकें, जिनके जैसा हम कोई काम कर सकें। ये वे समूह हैं जिनके मूल्य, मानक और व्यवहार के तरीकों को अच्छा व प्रतिष्ठा योग्य समझा जाता है और इसीलिए इन संदर्भ समूह के व्यवहारों को, प्रतिमानों को अनुकरणीय माना गया है। ये 137 पेज है उच्चतर समाजशास्त्रीय पुस्तक का। दूसरा पॉइंट दिया है ऐसे संदर्भ समूह जिनके साथ अपनी पहचान की जा सके। जब व्यक्ति अपनी पहचान को किसी समूह के साथ जोड़ता है, उसका सामान्यता वह सदस्य नहीं होता, तो इसे पहचान का संदर्भ समूह कहा जाता है। जब जाटवों ने अपने आप को बौद्ध कहा तो उसके लिए बौद्ध एक संदर्भ समूह था। नकारात्मक संदर्भ समूह। नकारात्मक संदर्भ समूह क्या होता है? वह संदर्भ समूह जिसे व्यक्ति अपना विरोधी या दुश्मन मानता है। जाटवों के संदर्भ में ब्राह्मण नकारात्मक संदर्भ समूह है। आगरा के जाटवों के अध्ययन में लिंच ने संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण की अवधारणा को अस्वीकार किया। श्रीनिवास की इन अवधारणाओं में लिंच ने बहुत बड़ा दोष पाया और कहा कि वे अवधारणाएं केवल जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को ही बताती है। दूसरा, जाटव जाति अपना संदर्भ समूह जाति व्यवस्था के बाहर भी मानती है। वह अम्बेडकरवादी है। बाबा साहब के अतिरिक्त बौद्ध को भी अपना संदर्भ समूह मानते हैं। इन कठिनाइयों को देखते हुए लिंच ने हमारे देश में पहली बार मर्टन के संदर्भ समूह का एक अनुभाविक परीक्षण भी किया। इसका मैंने इसको नोट्स में नोट डाउन क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें केवल मर्टन के बारे में बताना है और मर्टन के संदर्भ समूह को ही पढ़ना है। लिंच का संदर्भ समूह तो मैंने इसलिए बता दिया कि आप इसका और मर्टन के संदर्भ समूह का थोड़ा सा कंपैरिजन कर सके, उसकी तुलना आपस में कर सके। तो ये था अब तक का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हुई अकॉर्डिंग टू मर्टन। जिसको ये नोट्स में जब अपलोड होगी ये वीडियो और क्वालिटी सही नहीं होगी तो वो अपनी क्वालिटी सही कर ले पहले, उसके बाद ही वीडियो को देखें। ये बात मैंने लास्ट में बताई है, ये बात मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी वीडियो के। चलो ठीक है, अब हम इसका एंड करते हैं वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद।